बगा साहब, रोज मैं आपसे बहुत बहुत मुश्किल वाले सवाल पूछता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में पावेल साहब, चाइना वाले। आज मैं बहुत आपको बहुत आसान और छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। समझ सर, ये अगले 5 मिनट में निफ्टी किधर जाएगा? कहा जाएगा। देखो सर, देखो हर 5-5 मिनट में बदल रहा है। आपके लिए आसान है बताना। Correct. नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। देखिए, हमने जो सीखा है, जी। मार्केट्स आर ऑलवेज डिजाइंड हम्म, टू इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम पेन ऑन द मैक्सिमम नंबर्स। तो सबका, जैसे हम यूटिलिटेरियन फिलोसफी होती है, हाँ। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास के हाँ। सबसे ज्यादा लोगों को आप बेनिफिट करिए। मार्केट्स की फितरत उल्टी होती है कि भाई बड़े कॉल्स राइट हुए तो बस दूसरी तरफ मूव कर जाओ, लोगों ने पुट बेचे तो ऊपर चले जाओ। मैक्सिमम पेन टू मैक्सिमम नंबर। तो आज तो क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है सीपीआई का, यूएस का, इसलिए आज हमारे मार्केट कहीं भी जाए लास्ट 1 घंटे में फिर रिवर्स हो जाएगा, लाइट हो जाएंगी पोजीशंस। तो आज आज वीकली एक्सपायरी भी है। वीकली एक्सपायरी है, अब देखो क्या होता है। और दूसरा, एफआईज जिस तरह से बेच रहे हैं, अनिल जी, आपको सुबह भी मैं सुन रहा था, 13,000 करोड़ बेच गए 8 दिन में। अभी इनको क्या मौत आई है? जब नवंबर दिसंबर में बेच के किताबें बैलेंस हो जाती हैं, ये जनवरी इफेक्ट होता है पैसा आने का। पैसा निकालने का मतलब पिछले साल आप क्या कर रहे थे? दिसंबर में आपको निकाल लेना चाहिए था। तो ये लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है। और पैसा जा कहाँ रहा है? यूरोप के मार्केट बढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, या यूरोप में जा रहा है, यूके में जा रहा है, और चाइना में जा रहा है पैसा। तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो ग्लोबल फंड्स जब एलोकेशन करते हैं, 40% चाइना होता है, 15 हमारा होता है। तो हमसे 13,000 करोड़ निकलने मतलब 1 लाख करोड़ कहीं किसी फंड में से निकले हैं। करेक्ट। दुनिया भर में, अनलेस ये इंडिया फोकस फंड हो, वो तो होता नहीं। इंडिया फोकस फंड इतना भारी बेचते नहीं है। जो इंडिया फोकस फंड बनाता है वो लंबी अवधि सोच के आता है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट 3,000 करोड़ बेचता है। तो ये समझ नहीं आ रही अनिल जी, अगर आप ये अपने जासूस छोड़ें, बंसल जी जो हमारे साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटीज एक्सपर्ट हैं, अगर कहीं से पता लगाया जा सके बेच कौन रहा है। आइए अब एक बार आज के अमेरिकी बाजारों के और आज अमेरिका के आंकड़े पर राय ली जाए। सर, हमें डर ये लग रहा कि इस बार जो पोल आया बहुत एग्रेसिव है, मतलब 6.5% बोल रहे हैं। तो गलती की गुंजाइश नहीं है इस बार? कम है, गलती की गुंजाइश कम है, क्योंकि 13% तेल की कीमत गिरी है। तो 13% का फर्क तो तेल से ही आ रहा है, एनर्जी कॉस्ट से आ रहा है। नेचुरल गैस डाउन है, और फूड जरूर एक समतल लेवल पे है। बट ये जो नंबर बनता है जी, बहुत सारे इसमें इंडिकेटर्स डाल के बनाया जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है, कल मैं रात में पढ़ रहा था, इनके यूज्ड कार्स का जो होता है इंडिकेटर, जो किसी ज़माने में 20% बढ़ रहा था 2021 में, वो 14% गिरा है। और सिर्फ दिसंबर में थोड़ा उछला, उससे पहले 11 महीने 2022 में गिरता रहा, बट 14.9% डाउन है साल दर साल। वो बहुत अहम रहता है इस आंकड़े में फिर से। तो लगभग 6.5% तय है। मार्केट ने ज़्यादातर इसको डिस्काउंट किया है। यही है कि फिर भी डर रहता है अगर कुछ हो गया। दूसरा है कि अब इनको सीक्रेट रखने में बहुत फोकस आ रहा है नंबर, क्योंकि पिछली बारी क्या हुआ, 13 दिसंबर को 1 मिनट पहले 3 गुना वॉल्यूम्स आ गए थे बॉन्ड मार्केट में। तो कहीं ये नंबर लीक हुआ, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया, देखा कहीं पता तो नहीं लगा। बट ये नंबर को सैक्रोसैंक्ट रखना, इसको सीक्रेट रखने में काफ़ी अब फोकस रह रहा है। 6.5 ये आएगा। 5.7 कोर जो है, जो फूड और एनर्जी को निकाल के जो कोर इन्फ्लेशन है 5.7। अब इसमें अच्छी बात क्या है, नवंबर से दिसंबर इन्फ्लेशन बढ़ा ही नहीं है। सो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, नवंबर से दिसंबर एक ही लेवल रहेगा इंडेक्स का, कोई इजाफा नहीं है। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो 0.3% बढ़ने की उम्मीद है। तो काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर आप 3 मंथ वेटेड एवरेज देखें इन्फ्लेशन का, 3.5% तक आ गया। सो अब यही लोग कह रहे हैं कि फेड क्या देख रहा है ऐसा जो ये हॉकिश होते जा रहे हैं, और 2% पे क्यों अटके हुए हैं। करेक्ट। यूरोप का भी रुझान ऐसा आ रहा है कि साल के अंत तक, 2023 के अंत तक 3.5% यूरोप हो जाएगा इन्फ्लेशन,
और अमेरिका भी 3.5 से 4 के बीच में आ जाने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर इसमें रिसेशन आ गया तो उससे भी नीचे हो जाएगा, डिफ्लेशन का सिनेरियो हो जाएगा। जैसे आज चाइना के आंकड़े आए, नेगेटिव आया उसका WPI जो होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, नेगेटिव आया, और उसका CPI 1.8 आया। तो काफ़ी स्लो डाउन हुआ चाइना, और विश्व की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, छोटी इकोनॉमी नहीं है, $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी में माइनस होना PPI बड़ी बात मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, तो ये बताओ, जैसे अब अगर 6.5% के सामने और महंगाई घटकर आई तो फिर अमेरिकी बाजार जोर से भाग जाएंगे, और समझो 6.5 एग्रेसिव टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार, और 6.7 6.8 पर आए तो क्या मार्केट बड़ा मूव दे सकते हैं? दे सकता है, वो रिस्क रहेगी। और इतना बड़ा मूव हमारे हित में नहीं है। तो मतलब अगर 6.4 आया तो थोड़ा सा बढ़ेगा, बट अगर 6.8 आ गया तो 2 गुना गिरेगा। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम देखते हैं, घटने की गुंजाइश ज़्यादा है, बढ़ने तो की जगह कम है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए आज शाम को जब आप बाजार बंद होने के पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा भाई कि अपनी कितनी पोजीशन बेस्ट इज प्राइस्ड इन, वैसा ही हुआ ना। भगवान जाने, देखो ऐसे बोलने का नहीं दिया वो, हाँ, बहुत टेंशन वाला काम है। आजकल तो रोज हम गलत होते हैं, तो कोई नहीं। नहीं हम गलत नहीं हो मार्केट रहे सर, दिखा रहा है ना हम तो आजकल बोलते ही नहीं, प्रेडिक्ट कर ही नहीं रहे हम बंद ही कर दिया सर थोड़े दिन बहुत से। अच्छा किया। हाँ, रेंज है 17,700 17,800 आएगा तो लेने का, 18,200 18,300 जाएगा तो बेचने का। बीच में गोल नहीं होगा, मिडफील्ड में इधर से उधर पास देते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, और अनिल जी, जैसे सेंट्रल बैंक्स ने दिया है धोखा कि भाई 2021 में बोलते रहे 23 या 24 से पहले तो हम इंटरेस्ट रेट को टच ही नहीं करेंगे। करेक्ट। अब उनके वक्तव्य पे हम भी कमेंट्री देते रहे, एकदम से आके 50 साल का हाईएस्ट रेट कर दिया। 4.25 कभी नहीं हुआ पिछले 50 सालों में। 1980 में पॉल वॉलकर ने किया था, जब वो 20% पे ले आए थे ओवरनाइट रेट को। वो वॉलकर शॉक कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत परसिस्टेंट था 10 सालों से। उन्होंने ऐसा झटका लगाया कि फिर वो 50 साल तक इन्फ्लेशन नहीं उठा। अब क्या हो गया कि इस तरह का रेट जो बढ़ा है, और ये सिर्फ फेड नहीं है, बाकी सब, वो स्वीडन का कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर रहे हैं। फरवरी 2022 में उनके सेंट्रल बैंक ने कहा कि 2024 के अंत तक हम रेट बढ़ाएंगे, अप्रैल में आके रेट बढ़ा दिया। इस तरह के झटके लगे हैं मार्केट को सेंट्रल बैंक से, तो इसमें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारी काम है सर, बहुत भारी काम है। बग्गा साहब ने अमेरिकी बाजारों में आज जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं उसका पूरा विश्लेषण किया। सर आंकड़े तो हमारे यहाँ भी आने वाले हैं जी। 5.9% है, यानी कि जस के तस रहेंगे, महीने दर महीने कोई बदलाव होगा नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी नंबर आते हैं जिन्हें हम कम देखते हैं। तो दोनों को मिलाकर, अमेरिका और हमारे दोनों को आंकड़ों को मिलाकर कैसे हमें आगे समझना है? अनिल जी, जैसे आप भी कहते रहे हैं, हम भी कहते हैं, ग्लोबल ज़्यादा हावी रहेंगे। पहले 3 महीने एटलीस्ट, इफ नॉट 6 महीने, ग्लोबल ज़्यादा हावी रहेगा। तो RBI के लिए भी पॉलिसी तय कर पाना बहुत डिपेंड करेगा अमेरिकन पॉलिसी क्या रहती है। तो वैसे तो अब इन्फ्लेशन 5.9 आ गई तो उनके टारगेट के अंदर आ गई, तो 9 महीने के बाद दे हैव मेट द टारगेट। तो अब ये है कि फरवरी की RBI पॉलिसी तय होगी, फरवरी 1 इससे बजट के बाद, बजट। और फेड की बैठक, बजट हमारा सवेरे बजट है, शाम को फेड की बैठक। सेम डे रखिए, सेम डे। उनको पता नहीं हमारा बजट है। अगली बारी लिख देंगे करके जो बनाते हैं। तो 1 तारीख बहुत अहम रहेगी, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन डाउनवर्ड है भारत में। और ये देखिए, सरकार ने रेट नहीं काटे पेट्रोल या डीजल। तो 1 तारीख तो आप अहमियत है, आप तो पूरे दिन हमारे साथ हैं 1 तारीख पे। अब 2 तारीख भी फिक्स कर लीजिए सर। डन। हाँ, मतलब लगे हाथ के हाथ काम हो जाए ना। हाँ, ऑनलाइन मतलब लाइव ऑन एयर इन्विटेशन है। 2 तारीख को भी फिर रात को फिर फेड चेयरमैन साहब जो बोलेंगे उसका विश्लेषण तो आप ही को करना है सर। हाँ, और बजट की भी अगर कुछ बारीकियां अंदर फाइन प्रिंट थोड़ा रहेगा, तो वैसे तो आप पूरे दिन भर शो के दौरान बताएंगे ही। आपको सबको पता ही है कि 1 फरवरी को बग्गा साहब तो है ही हमारे साथ में, और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें शाम को रात को सुनकर समझकर बात करके पता चलती है। उन सब का भी विश्लेषण 2 फरवरी को भी मिलेगा। और 1 फरवरी को हमारे एक्सपर्ट्स का सारा पैनल भी होगा, और 2 फरवरी को भी। अब अभी सब देखिए, अब इतने गला खराब होने के बावजूद कुणाल जी आएंगे दिल्ली से, जयपुर से जैन साहब आएंगे, किरण जाएंगे पूना से, पूरे देश भर से इतने सारे, तो 2 दिन का तो बनता ही है सर। बिल्कुल। तो 2 दिन हमारा बजट का प्रोग्राम खास तौर से रहेगा आपके लिए। बजट स्टॉक एक्सचेंज BSE
वो भी आपको मिस नहीं करना है। सारे ये आप एक्सपर्ट्स जिनको देखना चाहते हैं एक साथ संगम होगा, जरूर देखिएगा। तो ये है आपके लिए राय इन्फ्लेशन क्या। सर आप बात पूरी कर चुके हैं, मैंने बीच में रोक दिया? नहीं, ये इतना ही है। देखिए इन्फ्लेशन हमारा और आईआईपी वगैरह नंबर मत देखिए, बहुत लंपी रहता है, एक महीना आता है, एक महीना कुछ हो जाता है, कोर इंडस्ट्रीज कुछ कहता है। अभी जो मैक्सिमम कैटलिस्ट है मार्केट्स के लिए ग्लोबल है, दूसरा है हमारे रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं। तो अब रिजल्ट सीजन अगले हफ्ते से तेजी पकड़ेगा, और तीसरा फिर बजट के गोइंग इनटू द बजट नॉर्मली मार्केट थोड़े से विचलित होते हैं, थोड़ा सा पोजीशन कम किए जाते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अच्छा रुझान नहीं दिख रहा। होपफुली मैं गलत हूँ बिल्कुल और कल से ही मार्केट दौड़ने लग जाए फिर से। बट ओवरऑल क्या है, हमें देखना है। अमेरिका का सीपीआई आज हमारा भी आएगा, वो लगभग तय 5.9 ऊपर नीचे 0.1% हो सकता है। आईआईपी आप ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि वो रिपोर्टिंग होती नहीं है, 300 कंपनियों के डेटा उठा के रख दिए जाते हैं। भारत जैसी बड़ी कंट्री के लिए अब हमें डेटा कलेक्शन बहुत सक्षम करना है, और बहुत कम है। एक तस्वीर में आप गाड़ी देखिए, और दूसरी तस्वीर में मैं आपको एक ऐसा चेहरा दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाती है। बग्गा साहब, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो मैं भी बग्गा साहब देख रहा था कौन है अरे बग्गा साहब, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है सर, क्या बात करें सर, अभी भी आप मतलब आज आपने इतना हंसा दिया अनिल जी सवेरे से। सर ये मार्केट कितना रुला रहा है वो देखो। तो मार्केट भूल गए हम कि 10 की कमाई की जगह 10 की गवाही हो रहा है पूरा। सर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है सर जब मार्केट खराब होता तो ताकि थोड़ा है ना लोगों का मन लगा रहे, मुस्कुराहट रहे मार्केट चेहरे गिरता है तो दिल करता है आप दिन भर आते रहे, ताकि फिर पूरा दिन निकल जाएगा, ऐसा इसे मत देखना ना पड़े। बट बहुत काम है। नहीं अल्टीमेटली मुस्कुराने से थोड़ा सा गम कम होता है। पैसा तो नहीं आता ना, तो पैसा तो मार्केट चलेगा तो ही आएगा। तो सर ये गोल्डमैन कह रहा है कि भाई यूरोप में रिसेशन नहीं आएगा, जी मान लें इनकी बात? देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव किया। नवंबर में कह रहे थे कि रिसेशन लग रहा है, लगभग तय है यूरोप में। अब 2 दिन पहले इनकी रिपोर्ट निकली जहां इन्होंने कहा कि 0.3% इस साल यूरोप में ग्रोथ है, और कारण भी दिए हैं। एक तो नेचुरल गैस की जो प्राइसेस गिरे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं यूरोप के लिए। दूसरा इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तीसरा जो यूक्रेन के कारण डिसरप्शन हुआ था उसको काफ़ी हद तक ये झेल पाए हैं। और ये सब देखते हुए और चाइना रीओपनिंग इसके साथ जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि यूरोप में इस साल रिसेशन टल जाएगा, जो बहुत ही एक बड़ी खबर है मार्केट्स के लिए, क्योंकि यूएस में 60-70% प्रोबेबिलिटी थी इन रिसेशन की। यूरोप और यूके तय था कि इसमें 100% आ रहा है, तो यूरोप में नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बात है। एक और आंकड़ा देना चाहूँगा अनिल जी, जैसे यूएस में चाइना लगा देता हूँ, यूरोप में यूएस लगाता हूँ। एटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ का आंकड़ा निकालता है, तो पिछले 2 हफ्ते से 3.8 3.9 चल रहा था। लेटेस्ट जो इनका मंडे को आया है आंकड़ा यूएस का Q4 जीडीपी का, वो 4.1 आया है। तो बहुत दमदार यूएस की जीडीपी ग्रोथ है। वहाँ से रिसेशन तक आने के लिए बहुत गिरावट आनी पड़ेगी इकोनॉमी में, अभी तो नहीं दिख रहा, बट लग रहा है कि लास्ट 3 महीने अमेरिकन इकोनॉमी के बहुत दमदार रहे। 4.1% जीडीपी ग्रोथ बहुत बड़ा रहता है। तो अब देखते हैं, थोड़ा टाइम है अभी वो आंकड़े सम्मिलित होने का, बट जो जीडीपी नाउ फोरकास्ट ये करते हैं वो कोइंसिडेंटली करते रहते हैं। जैसे जैसे डेटा आता है वो निकालते रहते हैं हर 3-4 दिन के बाद। वो 4.1 आ रहा है, तो यूरोप से अच्छी खबर है एज पर गोल्डमैन, जो माननी चाहिए, और अमेरिकन इकोनॉमी की खबर अच्छी दिख रही है।